नागबेरन त्राल में फोर्सेस और जंगजू के माबैन एनकाउंटर, 3 जंगजू के जान बहक होने की है खबर। जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल को लेकर पीएजीडी ने इजलास किया तलब। उधर दिल्ली में भी अपोजिशन जमातों ने जम्मू कश्मीर को लेकर कई मामलात रखे मरकज के सामने। म्युनिसिपल कमेटी हंदवारा में एंट्री फीस के नाम पर स्कैंडल का हुआ इंकिशाफ। एंट्री पोस्ट मंजूरी नजर ठेकेदार के सुपुर्द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त उर्दू खबरनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ फारूकी। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे ज़िला पुलवामा के नागबेरन त्राल इलाके के हवाले से। आज सुबह फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच में एनकाउंटर शुरू हुआ इलाके में। इस दौरान 3 मिलिटेंट्स के जान बहक होने की खबर आ रही है। इस दौरान पुलिस ने भी ट्वीट के जरिए एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट के जान बहक होने की खबर की तस्दीक की है और बताया जा रहा है कि मिलिटेंट्स का ताल्लुक जैश मोहम्मद से है। इलाके में इससे कबल तलाशी ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके बाद फौज और मिलिटेंट्स का आमना सामना हुआ और आमना सामना होने के बाद एनकाउंटर शुरू हुआ और एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट्स के जान बहक होने की खबर आ रही है। हम बराह रास्त राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे हमारे साथी कौसर के साथ, शेख कौसर के साथ, और उनसे ही जानना चाहेंगे इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल बनी है नागबेरन त्राल के इस इलाके में। कौसर, खैर मकदम है आपका उर्दू खबरनामे में। क्या कुछ अभी वहां पे हालात है इलाके में जहां पे एनकाउंटर हुआ है और 3 मिलिटेंट्स के मारे जाने की खबर भी आ रही है जिसकी तस्दीक पुलिस ने की है? जी बिल्कुल रूप, आपको बता दूं कि सुबह सवेरे पुलिस की तरफ से एक ट्वीट आया था जिसमें बोला गया था कि नागबेरन त्राल के फॉरेस्ट में एनकाउंटर हुआ। उसके बाद आपको बता दूं कि ये त्राल से जो नागबेरन इलाका है, त्राल से 1 दिन लगता है, पूरा ये जंगली इलाका है, पैदल जाना पड़ता है। तो वहां पे मैं आपको बता दूं कि 20 दिन पहले भी एक एनकाउंटर हुआ था। तब बोला गया था कि एक ग्रुप है जिसमें 2 मिलिटेंट मारे जा चुके थे और उसके बाद जो 3 मिलिटेंट है वो उस टाइम भागने में कामयाब हुए थे, क्योंकि खतरनाक जंगली इलाका है, इसलिए वहां पे भागने में वो कामयाब हुए थे। तो आज तब से लेके आज तक सिक्योरिटी फोर्सेस की उस इलाके पे नजर थी और सर्च ऑपरेशन चलाए, बीच बीच में चलाते थे। तो आज सुबह सवेरे से वहां पे सर्च ऑपरेशन जारी था। तो मिलिटेंटों ने, जहां पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं, उसके बाद मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायर खोला जो कि एनकाउंटर में तब्दील हुआ। तो फिर उसके बाद अभी पुलिस की तरफ से ट्वीट जारी हुआ जिसमें बताया गया कि 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। तो अभी उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही है। ये भी बताइए, क्या इलाके में अभी सर्च ऑपरेशन बराबर जारी है या सर्च ऑपरेशन को भी कॉल्ड ऑफ किया गया? जी बिल्कुल, आपको बता दूं जो नागबेरन का इलाका है वहां पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही है। लेकिन जराये के मुताबिक अभी भी वहां पे सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि मजीद मिलिटेंट वहां पे छुपे हो सकते हैं। तो अभी पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चलाया जा रहा है। वहां पे हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेज को, मजीद फोर्सेज को लाया जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि वहां पे ये सर्च ऑपरेशन बिल्कुल जारी है। जी, तो जिन मिलिटेंट्स के बारे में बताया जा रहा है कि जो जान बहक हुए हैं, क्या उनकी शिनाख्त हो पाई है अभी? जी बिल्कुल, अभी उनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये जो 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, ये जैश मोहम्मद तंजीम से इनकी वाबस्तगी हो सकती है। क्या ये भी बताया जा रहा है कि जो इनका ताल्लुक जो है वो कश्मीर से ही, यानी लोकल है? जी बिल्कुल, अभी मतलब खबरें तरह तरह की आ रही है। कुछ बोल रहे हैं कि फॉरेनर से, कुछ बोल रहे हैं लोकल से, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन अब थोड़ी देर में यहाँ चलिए कौसर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप खबर पे नजर बनाए रखें और भी आपकी जानकारी हासिल करेंगे आने वाले बुलेटिन में। और त्राल का इलाका, नागबेरन त्राल का इलाका है जहां पे एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट्स के जान बहक होने की खबर आ रही है। आईजीपी कश्मीर ने तस्दीक की है और कुछ देर बाद ही आईजीपी कश्मीर इस हवाले से मीडिया के साथ भी बात करेंगे। इधर बात करेंगे उर्दू खबरनामे में जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल के हवाले से, और सियासी सूरत हाल को लेकर जो पीएजीडी है उन्होंने इजलास तलब किया है और 24 अगस्त को नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो पीएजीडी के सदर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पे इजलास तलब किया गया है। इधर बात करें दिल्ली के हवाले से भी, जो अपोजिशन पार्टीज वहां की हैं उन्होंने भी जम्मू कश्मीर के हवाले से मरकज के सामने कई मामलात रखे हैं, जिनमें
जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देना और असम्बली इंतखाबात कराना और उसके साथ साथ सियासी कैदियों की रिहाई के हवाले से भी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने मरकज़ के सामने बात रखी है। इधर बात करें तो कल जो पार्लिमानी वफद जो वारदी कश्मीर हुआ था, तो वफद के चेयरमैन ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ बातचीत की है और इसके बाद ही जो पीएचडी के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने 24 अगस्त को इजलास बुलाया है। तो ऐसा हो सकता है कि इजलास बड़ी अहमियत का हामिल हो, क्योंकि कई मामलात है जहां दिल्ली से लेकर अपोजिशन पार्टीज की बात करें या यहाँ पे ऑल पार्टीज वफद का मिलना फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, और उसके बाद ही इजलास तलब किया गया है। कोशिश करेंगे हमारे साथी सैयद तजम्मुल के साथ रब्ता कायम करने की और उनसे ही इस इजलास के हवाले से जानकारी हासिल करने की। तजम्मुल के साथ हम रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। पीएचडी का इजलास काफ़ी वक्त के बाद अब पीएचडी ने दोबारा से इजलास तलब किया है और जो अकाइया हैं पीएचडी की सबको मदऊ किया गया और उसके साथ साथ ये भी खबरें आ रही है कि पीएचडी में अब की बार जो मुख्तलिफ पार्टी लीडरान हैं उनको भी बुलाया जाएगा और उसके साथ साथ अब पब्लिक को भी इस इजलास में बुलाने की बातें कही जा रही है कि एक पब्लिक इजलास होगा जहां पे पीएचडी जो है वो अपनी बात रख सकेगा। तो तजम्मुल के साथ रब्ता हुआ है। तजम्मुल खैर मकदम है आपका प्रोग्राम। में ये जानना चाहूंगा मैं कि इजलास तलब किया है पीएचडी ने 24 अगस्त के बाद, काफी वक्त के बाद इजलास तलब किया गया है, तो क्या कुछ डिटेल्स आ रही है इस इजलास के हवाले से? ये भी कहा जा रहा है कि अब इसको पब्लिक को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रूफ फारूकी साहब। जम्मू कश्मीर में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की वो नाकाबिल शिकस्त इनिंग अभी भी याद है कि जिस वक्त में 4 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को बचाने की भरपूर कोशिश की, मुकम्मल स्टेटहुड की, यानी इस नाकाबिल शिकस्त इनिंग के बाद 8 अगस्त को इसका एक और दौर हुआ और अब इंतहाई अहम मरहला, क्योंकि 15 अगस्त में लाल किले की फसील से जिस वक्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द इंतखाबात की तैयारियां जो है वो शुरू की जा सकती है, डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम कर रहा है। लेकिन इसी बीच में जिस वक्त आपने अपने अभी खबरनामे में बताया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से आनंद शर्मा की मुलाकात हुई, जो कि उस पार्लियामेंट डेलीगेशन के चेयरमैन है, जो कि मुकम्मल तौर पर दाखिली अमूरात पर नजर रखे हुए हैं। यानी चूंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक नेचुरल अलायंस जम्मू कश्मीर में माना जाता है काफी टाइम से, सिर्फ जम्मू कश्मीर में, लेकिन उसके बाद चूंकि जो मजकूरा चेयरपर्सन है उनकी मुलाकात किसी दूसरी अपोजिशन पार्टी के साथ नहीं हुई सिवाय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, चूंकि वो मेंबर पार्लियामेंट है, और उमर अब्दुल्ला का उस मीटिंग में रहना जो है वो एक बड़ा सवाल भी हो सकता है, हैरान कुन मामला भी हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में जब आप कुल जमाती मीटिंग की बात करें, अपोजिशन पार्टियों ने तो नई दिल्ली में इजलास तलब किया जिसमें जम्मू कश्मीर कॉर्डर यानी जेएंड के जो सेंट्रल कॉर्डर है उसकी वापसी का उन्होंने मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर में मुकम्मल स्टेटहुड की वापसी, यानी जिस वक्त जिस हालात में स्टेट हुआ करती थी उसकी मुकम्मल वापसी के लिए उन्होंने जोर दिया है मरकज पे, जिसमें सोनिया गांधी ने इस मीटिंग की सदारत की और सीनियर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मीटिंग में शिरकत की हुई है। जम्मू कश्मीर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की मीटिंग में जिस वक्त आपने कहा कि आइंदा मीटिंग जो है ये सिर्फ अब एक मीटिंग के दायरे तक नहीं होगी, बल्कि इस मीटिंग में डॉक्टर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और सीनियर लीडरान, सीनियर कायदीन, सीनियर रहनुमा मौजूद रहेंगे। जराये के हवाले से गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क को यह भी मालूम हुआ कि इन सीनियर कायदीन और रहनुमाओं ने उन रहनुमाओं की रहनुमाई हासिल करने की कोशिश की हुई है जो इस वक्त पीएचडी का हिस्सा नहीं है। पीएचडी का हिस्सा इस वक्त जो पार्टियां हैं और जो इससे बाहर है, यानी इशारा साफ है कि अब सैयद अल्ताफ बुखारी, सज्जाद गनी लोन, हकीम मोहम्मद यासीन जैसे शख्सियात जो कि पीएचडी के साथ नहीं है लेकिन सियासी रुतबा उनका बड़ा अहम है जम्मू कश्मीर में, उनको भी इस दायरे में लाया जा सकता है। मैं रोकना चाहूंगा आपको, क्योंकि जहां पे आपने मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की बात की, इससे पहले याद है कि मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने ऑफर भी किया था कि उनको पीएचडी का हिस्सा बनाया जाए, जिसपे कहीं ना कहीं जो पीएचडी के मेम्बरान हैं उन्होंने चुप्पी साधी थी। और सजाद लोन जो है वो पीएचडी के स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं, वो पीएचडी को छोड़कर अपनी पार्टी को संभालने की बातें कहें कि वो अपनी पार्टी को लेकर ही बात करेंगे, मामलात को देख लेंगे। क्या दोबारा से इनकी वापसी हो सकती है? क्या पीएचडी में जितने भी लीडरान हैं वो इस पे मुत्तफिक है? देखिए रूफ साहब, अभी हम बात कर रहे थे नई दिल्ली में अपोजिशन जमातों का जो रेजोल्यूशन आया है उस मीटिंग का सोनिया गांधी, उसमें सजाद गनी लोन ने उसकी नफी की है। अभी उन्होंने अपना प्रेस रिलीज जारी किया, उन्होंने कहा 370 के मुबाहिसे को आप किस तरह से मेज पे लाने की कोशिश करते हैं, जबकि इसके इख्तियारात सिर्फ पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के पास
महफूज हैं। यानी उन्होंने पल्लू झाड़ा और वो इस मीटिंग का हिस्सा फिलहाल शायद नजर नहीं आएंगे। लेकिन सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने, आपको याद होगा, गुज़श्ता कुछ महीनों से जो उन्होंने अपने बयानात में अवाम के सामने लाए, उसमें उन्होंने कहा कि स्टेटहुड एक अहम मामला है, जम्मू कश्मीर के मसाइल सुनने होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने जबरदस्त लगाम कसने की उन्होंने वकालत भी भरपूर तरीके से की है। हो सकता है पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी के सेकंड लाइन के रिप्रेजेंटेटिव इस मीटिंग में मौजूद रहे। हो सकता है एक पेज पे तजम्मुल, एक पेज पे होना बड़ा जरूरी है। जब कोई आप मुख्तलिफ पार्टी की अगर बात करें, जब एक पेज पे वो आती है, एक जगह आती है, तो एक ही बात रखना बड़ा जरूरी है। अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का जो स्टैंड है वो कुछ मुख्तलिफ है जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी की खासकर बात करें, क्योंकि अपनी पार्टी की यूटी में भी इलेक्शन करवाया जाए तो वो पार्टिसिपेट करेंगे। सजाद लोन जो पीसी का, उनका भी यही कहना है कि यहां पे जल्द से जल्द इलेक्शन करवाया जाए। मगर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, वो तो इलेक्शन की बात ही नहीं करे। वो करे 370 को रेस्टोर किया जाए, स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए, और उसके साथ साथ ये कि अगर स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होगी तो उमर अब्दुल्ला जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जिस तरह उन्होंने बात कही है। महबूबा मुफ्ती इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी जब तक 370 रेस्टोर नहीं होगा। तो सारी पार्टीज को एक साथ बुलाना जब एक पेज पे होगी तभी कोई जो हम कह सकते हैं कि कोई अच्छी बात हो सकती है। अदरवाइज अलग अलग पेज पे रहने का क्या मकसद है फिर? रूफ साहब, कुछ मामलात पर हम आहंगी हो सकती है, कुछ मामलात पर निजी आरा बहुत लाजमी है, कुछ मामलात पर इज्तिमाई सोच बहुत ज्यादा आगे चलती है। माना कि जम्मू कश्मीर में पीपल्स अलायंस ने जो इजलास तलब किया है, पहले मीटिंग हुआ करती थी, अब कन्वेंशन की सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। उसमें बड़े अहम रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है कि जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में यकीन नहीं रखते उन तक भी दावतनामे भेजे जा सकते हैं। यानी हम आहंगी और राय बनाने की कोशिश की जा रही है। अल्ताफ बुखारी साहब के पास अपने मसाइल होंगे, अपने इशूज होंगे, सजाद साहब के पास अपने इशूज होंगे, लेकिन जिस वक्त जम्मू कश्मीर में इंतखाबी अमल को और मौसर बनाने की को जरूरत है, क्योंकि एक तरफ सियासी लीडर पर लगातार हमला, वो किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो जम्मू कश्मीर के वासी, उसके बाद जम्मू कश्मीर में पकड़ दकड़ और सर्च ऑपरेशन और कई ईडी, एनआईए और कई एक मामलात हैं जिन पर इज्तिमाई हम आहंगी बन सकती है। लेकिन पीएचडी की आज की इस नशस्त में ये जरूरी नहीं है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस या अपनी पार्टी को दावतनामे मिले, लेकिन जरूरी यह है कि जो बाकी पार्टियां हैं, मैंने हकीम मोहम्मद यासीन की बात की आपको, मैंने दीगर पार्टियों की बात की जिसमें जनता दल यूनाइटेड है, जिसमें नेशनल और रीजनल पार्टीज कुछ हैं जो अपनी तरफ से महदूद वसाइल उनके पास है, वो भी इस मीटिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस मीटिंग में आखिर पे मैं ये जानना चाहूंगा कि जहां आज तक की हमने देखा कि जो मीटिंग्स हो रही है या तो बंद कमरों में हो रही है या गेट के जो बंद होने के बाद ही ये मीटिंग बुलाई जा रही, अलो किसी को नहीं किया जाता है। अब ये खबरें आ रही है कि जो लीडरान है वो पब्लिक के साथ गुफ्तगू करेंगे। मतलब आज तक तो मीटिंग का जो हवाला है वो मीडिया के जरिए चल सकता था या फिर ट्वीट के जरिए ही लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती थी। अब पब्लिक के साथ डायरेक्ट मुखातिब होंगे लीडरान, वो पीएचडी का जो लाहेअमल है वो लोगों तक पहुंचाएंगे। क्या तस्दीक कोई हो पाई है इस खबर की? देखिए, पहले ही एसओपी कोविड-19 की वजह से 25 अफराद से जायद जो है वो किसी बड़े इज्तिमा में नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन चूंकि इसका दायरा जो है और उसके जो डायमेंशंस और इम्पोर्टेंस पीएचडी की मीटिंग के वो बहुत ज्यादा लाजमी है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस वक्त आप रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बुलाएंगे तो 25 के ज्यादा भी नहीं होंगे। पब्लिक डोमेन में इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है पीएचडी का, वो तो डीडीसी चुनाव में उन्होंने अपनी बात सामने रखी और डीडीसी चुनाव में आवाम ने अपना रद्दमल जाहिर किया, और उसके बाद आने वाले दिनों में रूप एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है इस पीएचडी की मीटिंग में कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला के बीच में कांग्रेस के साथ एक कंसेंसस बन रहा है, क्योंकि कांग्रेस कोशिश कर रहा है कि आने वाले दिनों में अगर प्री पोल अलायंस उनकी पीडीपी के साथ होती है तो उन्हें कोई नुकसान नहीं है। जिस वक्त नई दिल्ली में भी मीटिंगें चल रही हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस भले ही इस वक्त पीएचडी के साथ है, अगर वो चाहे तो यहाँ पर मुश्तरका तौर पर वो उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। ये एक तरीका हो सकता है, क्योंकि असेंबली में कॉन्फ्रेंस लाने से कबल अगर रीजनल पार्टीज के पास मेजॉरिटी होगी तो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम तक तफसीलात पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सईद तजुमुल बात करे थे पीएचडी के इजलास के हवाले से। 24 अगस्त को इजलास तलब किया गया है और वहां पे जो पीएचडी के मेंबरान हैं उनके साथ साथ अब जो बाकी रीजनल पार्टीज या नेशनल पार्टीज के लीडरान हैं
ان کو بھی اب مدعو کرنے کی بات کہی جا رہی ہے, ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں. اب 24 اگست کو ہی پتہ چلے گا کیا اجلاس میں باقی پارٹیز بھی شامل ہوں گی یا وہی جو پارٹی ابھی ہے پی ایچ ڈی کا جو ایملگم ہے 2-4 پارٹیوں کا وہی رہیں گے یا باقی بھی اس کے ساتھ جڑ سکتی ہے. ناظرین, آپ اردو خبر نامہ دیکھ رہے ہیں. اب ذرا بات کریں گے میونسپل کمیٹی ہندوارہ کے حوالے سے. میونسپل کمیٹی ہندوارہ میں ایک سکینڈل جو ہے اس کا انکشاف کیا جا رہا ہے اور انٹری فیس کے نام پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سکینڈل ہوا ہے اور خبریں یہ شائع ہوئی ہے کہ جو منظور نظر ٹھیکیداران ہیں ان کو ہی ٹھیکہ دیا گیا ہے. جو الاٹمنٹس جو ہے وہ الاٹمنٹ کے بغیر ہی ان کو یہ جو ہے انٹری پوائنٹس دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹینڈر دستاویز بھی کہیں اس میں شامل نہیں ہے. تو ایک طرف یہ خبریں اور دوسری طرف جو وہاں کے ذمہ داران ہیں وہ ان خبروں کی تردید کر رہے ہیں. ہم کوشش کریں گے ہمارے ساتھی شمیم احمد کے ساتھ ہم رابطہ قائم کریں اور ان سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے کیا کچھ اصل حقائق ہے. شمیم, خیر مقدم ہے آپ کا اردو خبر نامے میں. ذرا بتائیے کہ کیا کچھ اصل حقائق ہے اس خبر کے حوالے سے جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ میونسپل کمیٹی جو ہندوارہ ہے وہاں پہ سکینڈل ہوا ہے, وہاں پہ انٹری فیس کے نام پہ ایک تو رشوت لی گئی ہے اور جس شخص سے رشوت لی گئی ہے اسی کو وہ انٹری پوائنٹ دیے گئے ہیں. کیا کچھ تصدیق ہے اس خبر کی اور جو ذمہ داروں کے ساتھ آپ نے بات کی ان کا کیا کہنا ہے؟ جس طرح کچھ اخباروں نے جو شائع نیوز کیا ہے, جس طرح سوشل میڈیا پہ کافی گشت کر رہی ہے یہ نیوز. جب میں نے یہاں کے آفیسرز کے ساتھ جو ہے ہندوارہ ایجوکیٹو آفیسر ان کے ساتھ میں نے بات کی ہے, ان کا صاف طور کہنا ہے کہ ہم نے ایک جو ہے پیپر میں پہلے ہی نکالا ہے کہ وہاں پہ جو جس طرح ہم نے پہلے جو نوٹس نکالا ہے اس کے بعد جو ہے ہم نے جو ہے ای ٹینڈرنگ جس میں 4 ٹھیکیداروں نے اس میں حصہ لیا ہے. یہ آج جو ہے آج وہ پرانا زمانہ جو ختم ہو گیا, پہلے وہ جو ہوتا تھا جو یہاں پہ ہم ٹینڈر کرتے تھے, آج جو ہے ای ٹینڈرنگ جو پورا جو ہے کمپیوٹر یا نیٹ پہ جیسا ٹینڈر ڈالتے ہیں. تو جس طرح انہوں نے الزام لگایا کہ جس طرح ہمارے کچھ اخبارات یا سوشل میڈیا وہ ہمیں یہ غلط ثابت کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کے خلاف کچھ نیوز جو کیا ہے کہ ساتھ تو جو میونسپلٹی چیئرمین ہے ہندوارہ مسرور بانے ان کے ساتھ بھی میں نے بات کیا, جو وائس پریزیڈنٹ ہے ان کے یہاں پہ وائس چیئرمین بشیر احمد خان ان کے ساتھ بھی میں نے بات کیا. ان کا صاف طور یہ کہنا ہے کہ ہم پہ سراسر یہ الزام لگا رہے کچھ اخبارات. اب یہ بات میں آپ کو یہ اس وقت بھی میں موجود ہوں جو میونسپلٹی کمیٹی ہندوارہ وہاں پہ موجود ہے. جب میں نے ایجوکیٹو آفیسر کے ساتھ بات کیا ان کا صاف طور یہ کہنا ہے کہ ہم نے لیگل طریق جو ہے پہلے پیپر میں جو ہے اناؤنس کیا ہے کہ کب اس کی جو ٹینڈرنگ ہے اس کے بعد جو ہے ای ٹینڈرنگ ہوئی ہے. ای ٹینڈرنگ کے بعد ہی جو جس شخص کے نام ہوا ہے اس میں کوئی بھی ہماری کوئی غلطی نہیں ہے, ہم نے ای ٹینڈرنگ کیا ہے. جی رو یہ بتائیے جن لوگوں نے الزام لگایا ہے کہ جن کے ذریعے اخباروں میں بھی اب خبر آئی ہے تو ان کا کیا کہنا ہے, وہ کن بنیادوں پہ پھر الزام لگا رہے ہیں؟ اگر ای ٹینڈرنگ بھی ہوا ہے, جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ پراپرلی ہوئی ہے, پھر الزام کیوں انہوں نے لگایا؟ اس میں کہیں نہ کہیں رشوت کی باتیں بھی کہی جا رہی ہے کہ کچھ 25,000 روپیہ اس میں رشوت بھی دیا گیا ہے جس کے بعد یہ ٹینڈر جو ہے کسی اور کو دیا گیا ہے. ایجوکیٹو آفیسر کا صاف طور کہنا ہے یہ ہم پہ الزام لگا رہے کچھ اخبارات یا کچھ جو سوشل میڈیا پیجز ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. آج جو ہے صاف طور جو ہے ای ٹینڈرنگ ہم نے پورا طور پہ جو ڈاکومنٹس کیا ہے اس کے پاس پورا ایویڈنس بھی ہے. اس وہ جو ہے ہمارے پاس بھی اسے ایویڈنس نے صاف طور کہا کہ میرے ساتھ اس نے فون پہ بات کی ہے کہ اس ٹائم وہ میٹنگ میں ہے. اس نے کہا کہ میں میڈیا کے سامنے وہ پورا ڈاکومنٹس رکھوں گا, اخبار رکھوں گا جس پہ اس نے پہلے ہی نکالا. اس میں کوئی بھی ہے یہ کچھ جو اخبار ہے یا کوئی سوشل میڈیا پیج ہے وہ مجھے جو ہے یہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. چلے ارشاد, بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ, ہم تک تفصیلات پہنچانے کے لیے بہت بہت شکریہ. میونسپل کمیٹی ہندوارہ کا جس طرح ان کے خلاف اب بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ رشوت کے معاملات سامنے آئے ہیں اور رشوت کے بنا پہ ہی جو انٹری پوائنٹ ہے وہ کسی کو دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں جو وہاں کا انتظامیہ ہے اور جن لوگوں نے الزام لگایا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آلریڈی یہ سرکار یا ایڈمنسٹریشن کی نوٹس میں بھی معاملہ لایا گیا ہے مگر اس کی پوچھ تاچھ نہیں ہوئی ہے. اب جو وہاں کے کنسرن اتھارٹیز ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ الزام لگایا گیا ہے اور وہ اپنے اس جو ان پہ الزام لگایا گیا ہے اس کے حوالے سے وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ پروف جو ہے وہ سب کے سامنے رکھیں گے. بات کریں اولڈ ٹاؤن بارامولہ کے حوالے سے, وہاں کے لوگوں نے محکمہ پی ڈی ڈی کے خلاف غم غصے کا اظہار کیا. ان کا کہنا ہے کہ جو ان کی منتھلی بلیں آتی ہے وہ رقومات جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے. اگر کسی نے آدھا کلو جو ایگریمنٹ کیا ہے تو اس کو 1.5 کلو کے حساب سے جو بل ادا کرنی پڑتی ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کئی بار یہ معاملہ جو ہے وہاں کی ضلع انتظامیہ کی نوٹس میں بھی لایا گیا ہے مگر انتظامیہ نے اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی. لوگوں نے احتجاج کیا اور محکمے کے خلاف غم غصے کا بھی اظہار کیا.
शहर खास में जो सरकार का दिया हुआ नाम ओल्ड टाउन का है शहर खास बारामूला। दरअसल पिछले 1-2 महीने से हमारे बिजली रेट्स बढ़ाए गए हैं। यहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ के AEE साहब हैं, उन्होंने हमको एट मिनिमम 750 रुपये बिल बनाया है हर एक घर के लिए। जबकि हम जानते हैं इस वक्त सबसे पहली बात ये शहर खास है, यहाँ पे गरीब लोग अमूमी तौर पर रहते हैं। दूसरी बात है पिछले 2 साल से कोरोना ने हमारी कमर तोड़ के रखी है। अब अगर इसमें भी ये बढ़ाएंगे बिजली फीस तो ये इनके लिए बहुत शर्म की बात है। और तीसरी अहम तरीन बात ये है कि पिछले 50 साल से जो ओल्ड टाउन चलिए, ओल्ड टाउन बारामूला की अवाम एहतिजाज पे है महकमे PDD के खिलाफ। इसके साथ ही अभी तक के उर्दू खबरनामे से अपने मेज़बान रऊफ फारूक को इस वादी के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे।